नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो आपका एग्ज़ाम होना है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराने वाले हैं। और पेपर 1 जो सामान्य अध्ययन का होता है उसका दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन है आपके रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन में है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन में है दादा भाई नौरोजी और डी ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं और इस पुस्तक का प्रकाशन 1901 में हुआ था। इस पुस्तक में उन्होंने औपनिवेशिक प्रशासन को भारत के राजस्व की हानि का मुख्य कारण बताया। इस पुस्तक में उन्होंने धन निकासी के सिद्धांत की भी व्याख्या की है। तो और दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड मैन व भारत का औपनिवेशिक राजदूत भी कहा जाता है और उन्होंने 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता भी की है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये रिक्त स्थान आया हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। मॉर्फोलॉजी, एंटोमोलॉजी, केलोलॉजी और डी ऑप्शन में है ओनिरोलॉजी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहते हैं, यानी डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशाला में सर्वप्रथम सपनों का अध्ययन एस स्किन्सी एवं क्लेटमैन द्वारा 1853 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, नहर का वह चैनल जहाँ पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है क्या कहलाता है? बारबंदी प्रणाली, प्रवाह चैनल, लिफ्ट चैनल, कमान क्षेत्र। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाता है, किसी नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण से प्रभाव से होता है, प्रवाह चैनल कहते हैं। तो प्रवाह चैनल यानी बी ऑप्शन दोस्तों हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 103। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है अनुच्छेद 368, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। भारतीय संसद का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के संशोधन करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 129 की अगर हम बात कर लें तो यह सर्वोच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय के रूप में और अनुच्छेद 103 सदस्यों की निरर्ता संबंधी प्रश्न पर निर्णय तथा 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र मामला निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1925, 1919, 1909, 1932। तो ये हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 1925, यानी 1925 यानी ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाता है। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन से काकोरी नामक स्थान पर सरकारी खजाना लूट लिया गया था। इसे काकोरी षड्यंत्र मामला कहा जाता है। इस षड्यंत्र में सम्मिलित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन है? अब्दुल समद, अब्दुल लतीफ़,
फैजी अबुल फजल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है अब्दुल फजल, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। ये महान विद्वान एवं इतिहासकार थे। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबरनामा में उन्होंने अकबर के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? शशि थरूर, चेतन भगत, अरुंधति राय और सलमान रुश्दी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है शशि थरूर, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। ये भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, विद्वान एवं लेखक हैं। इस पुस्तक में उन्होंने मोदी सरकार व उनके कई विरोधाभासों के कार्यकाल की जांच व उन पर सवाल किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? जो कि कविता व गद्य के रूप में लिखी गई प्रशस्ति जो आमतौर पर राजकवियों द्वारा लिखी जाती है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों अमर सिंह, कालिदास, हरिशेन, बाणभट्ट। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी थी। तो यहाँ पर हरिशेन यानी सी ऑप्शन दोस्तों हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। इलाहाबाद प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। समुद्रगुप्त को उसकी वीरता एवं युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है भारत में पहला रॉकेट निम्न में से किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1973, 1977, 1948, 1963। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1963, यानी यहां पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। भारत का पहला रॉकेट केरल के थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से 21 नवंबर 1963 को प्रक्षेपित किया गया था और इसके प्रक्षेपण के साथ ही भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 1 जनवरी 1965 को थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हुई थी और 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की गई थी। तो यहां पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों 10 नंबर का अब हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बालपकराम राष्ट्रीय उद्यान, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान और कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यानी यहां पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र और विश्व का भी एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है। 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विस्तृत यह राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील का अभिन्न भाग है। साथ ही यह हिरन की संकटग्रस्त प्रजाति संगई का एकमात्र निवास स्थान है। तो यहां पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार, यहां पर बताना है आपको क्या आएगा, में स्थित है। कहां स्थित है आपको बताना है, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली खारी बावली में स्थित है।
यहाँ सभी प्रकार के मसाले, मेवे, जड़ी बूटियाँ और खाद्य उत्पादों में दाल, चावल जैसे सामान मिलते हैं। 17वीं शताब्दी में प्रचलित खारी बवाली बाजार पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक क्षेत्र फतेहपुर मस्जिद के निकट स्थित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला दोस्तों 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वर मंदिर यह सभी किस राज्य में स्थित हैं? असम, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। तो ये दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, यहाँ उड़ीसा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राजरानी मंदिर, समलेश्वर मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, केदार गौरी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर का संबंध ओडिशा राज्य से है। ओडिशा के मंदिर अपने वास्तु वैभव के लिए जाने जाते हैं। ये इंडो आर्यन नगर शैली की वास्तुकला के अनुरूप हैं। तो यहाँ पर उड़ीसा यानी डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे यहाँ पर होगा, किस नदी के किनारे स्थित हुई थी? तो आपको बताना है रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहां पर सही हो जाएगा सरस्वती नदी। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी और वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें मूलतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों 14 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी को स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था ये आपको बताना है। मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी, पानीपत। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी को राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। मगध साम्राज्य ने भारत में 664 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मगध साम्राज्य का पहला राजवंश हर्यक राजवंश, दूसरा शिशुनाग और तीसरा नंद राजवंश था। और इसके बाद दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। तो यहां पर पाटलिपुत्र हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके राज दरबारी कवि द्वारा रचित है। कौन से हैं आपको बताना है। रिक्त स्थान पर कौन आएगा। कंबन, जिनसेन, बाणभट्ट, दांडी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है बाणभट्ट, यानी यहां पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। कादम्बरी बाणभट्ट की अन्य रचना है। हर्षचरित ऐतिहासिक कथानक से संबंधित संस्कृत भाषा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों अब 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है अनुच्छेद 15, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के नियम 1 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 15 की सब क्लास 2 के अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर दुकान, होटलों, सार्वजनिक स्थानों में जाने से नहीं रोका जा सकता है। तो यहां पर डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 के उन्मूलन से संबंधित है। आपको बताना है रिक्त स्थान पे कौन सा शब्द आएगा दिए हुए। अस्पृश्यता, सती प्रथा, उपाधियां, दास प्रथा। तो यहां पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अस्पृश्यता। तो ए ऑप्शन दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और
इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाएगा। इससे इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पष्टता से उपजी किसी निर्योग को लागू कराना अपराध होगा, जो विधि द्वारा दंडनीय होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा 18 नंबर के प्रश्न है हमारा, उत्पादन की साधन का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। दोहरी, मिश्रित, पूंजीवादी, समाजवादी। यहाँ पर बताना है आपको कौन सी अर्थव्यवस्था यहाँ पर आएगी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है पूंजीवादी, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन या निर्माण के साधन मुख्य रूप से निजी स्वामित्व के होते हैं। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जिन व्यक्तियों के पास निर्माण के साधन जैसे कारखाने, मिलें, उद्योग आदि होते हैं, वह उनमें उत्पादित माल को बेचकर लाभ प्राप्त करते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी व्यक्तियों को अपने लाभ और प्रबंधन करने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बढ़ी हुई लेन देन सीमा है। कितनी है आपको बताना है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो ये दोस्तों कर दी गई है अब 5 लाख। 5 लाख तक का यूपीआई से आप लेन देन कर सकते हैं। एक बार का ट्रांजैक्शन की बात यहां पे की गई है और केवल अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए है। तो यहां पर डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। 11 नवंबर, 7 दिसंबर, 1 जनवरी, 15 मार्च। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 7 दिसंबर को, यानी यहां पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। 7 दिसंबर, बी ऑप्शन दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 1949 से प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें सशस्त्र बलों के सैनिकों और दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी जाती है और यह दिन सशस्त्र बलों के कर्मियों के साहस, समर्पण और व्यावसायिकता को उजागर करता है, जो देश को बाहरी और आंतरिक दोनों खतरों से बचाने की भूमिका को स्वीकार करता है। तो यहां पर दोस्तों इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।